जय हिंद दोस्तों। हम लोग लेखपाल के लिए आपदा प्रबंधन कंप्लीट कर रहे थे। तो आपदा प्रबंधन की यह हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देख लीजिएगा। नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ हम इसकी अवेलेबल करा देंगे। पहले आप लोगों को बता दें कि हमने पहली क्लास में क्या कंप्लीट करा था। देखिए ये पूरा सिलेबस है जिसमें आपदा प्रबंधन और पर्यावरण पारिस्थितिकी का ये दोनों को मिला करके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हमने आपको डिटेल में समझाया था कि जिसमें आपदा प्रबंधन के कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं और 6 क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी के। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि यह है आपदा प्रबंधन का सिलेबस। ठीक है, आपदा प्रबंधन का सिलेबस हमने आपदा प्रबंधन का प्रकार और वर्गीकरण को डिटेल में अच्छे से चीज़ों को कवर करा था। ठीक है, इसी में अब हम लोग कवर करने वाले हैं आपदा प्रबंधन चक्र। इसके बाद ये अन्य धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। तो एक क्लास में हम लोगों ने ये पहला वाला क्लास आप जा करके देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दूसरी क्लास है। छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं ताकि आप ज़्यादा उसमें आपको वीडियो लंबा देख करके नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। छोटे वीडियो से आप जल्दी से उसको नोट्स को कंप्लीट करके रिवाइज भी कर सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ें समझी थी आपदा प्रबंधन के प्रकार। आपदा प्रबंधन के प्रकार में हम लोगों ने समझ लिया था पूरा प्राकृतिक, मानव जनित, संयुक्त और त्वरित और मंद वाले। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे समझी थी। इसके बाद हमने भूकंप वाली श्रेणी तक वहाँ तक हमने समझ लिया था। इसके बाद ज्वालामुखी है, जैसे सुनामी है, ठीक है, बांध है, ठीक है, बाढ़ है, ठीक है, इस तरीके की जो गतिविधियाँ हैं, सूखा है, ये सब हम लोग इस वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। और उसका आपदा का चक्र है वो भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 छोटे छोटे वीडियो और आएंगे और पूरा आपदा प्रबंधन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोगों ने भूकंप तक कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में। अब उसी के आगे सुनामी का देखते हैं। देखो जितना भी यहाँ पे हम आपको कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं, ये सारा कंटेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग है। वरना आप भूकंप हो, सुनामी हो, आप जियोग्राफी में जब इनको पढ़ते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। तो हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं जो इसमें आप लोगों को आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे सुनामी। तो सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव। परिभाषा की अगर बात करें तो गहरे समुद्र में उठने वाली विशाल लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? विवर्तनिक प्लेटें यानी टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना ही सुनामी का मुख्य कारण है। लगभग 80% सुनामी प्रशांत महासागर यानी रिंग ऑफ फायर से आती है। ये इम्पोर्टेंट है और सुनामी का कारण इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है भारत में सुनामी संवेदनशील क्षेत्र कितना है? तो लगभग 5700 किलोमीटर की तटरेखा जो पूरब और पश्चिम, भाई पूरब और पश्चिम, ये वाला जो नीचे वाला दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये जो तटरेखाएं दोनों हैं, ये समुद्री ये हैं सुनामी वाली पूरब और पश्चिमी तटरेखाएं, संवेदनशील तटरेखाएं हैं। ठीक, समुद्र तल में दबाव मापने का उपकरण क्या है? डार्ट है। और ये क्वेश्चन आपका लेखपाल में पूछा भी गया था, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। डार्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो डार्ट है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो समुद्र तल में जो दबाव मापने का उपकरण है वो क्या है? डार्ट है। इतना आपने समझा, डार्ट। भारत की अब तक की सबसे बड़ी सुनामी 26 दिसंबर 2004 को कहाँ पे आई थी? तो हिंद महासागर में आई थी। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। जो आप लोग ये देखते हो श्रीलंका के जो नीचे वाला पूरा समुद्र है वो हिंद महासागर वाला पार्ट है। तो ये जो चीज़ आपने यहाँ पे देखी कि किस में आई थी, 2004 में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई थी अब तक की सबसे बड़ी सुनामी। तो सुनामी के बारे में आपको इतना पढ़ना है। किसमें? इसमें जो आपदा प्रबंधन में इतना इम्पोर्टेंट है इस परिपेक्ष से। ठीक है, बाकी आप डिटेल में आपको ज्योग्राफी में कंटेंट अवेलेबल है ही। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में देखो कंटेंट बहुत है। जितना इसमें आपको पढ़ना उतनी हम यहाँ पे चीज़ें पढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाना, वरना पूरा इंटरनेट, पूरी किताबें भरी पड़ी हैं। आप कहीं से ज्वालामुखी पूरा भूगोल को आप यहीं पे उठा करके रख सकते हो। ठीक है, जितना हम कंटेंट आपको दे रहे हैं इतना इसके परिपेक्ष में है। ठीक है, ठीक है। ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक छिद्र है
जिससे लावा, गैस, राख और मैग्मा आदि निकलता है। ठीक, अब ज्वालामुखी के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार का, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत या मृत ज्वालामुखी होता है। अब क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, जो लगातार एक्टिव रहे, जो लगातार सक्रिय रहे, वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, जैसे इटली का एटना और स्ट्रामबोली, ये ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी जो अभी शांत है लेकिन भविष्य में उसमें संभावना की जा सकती है कि वो एक्टिव हो सकते हैं, उनको कहा जाता है प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। जैसे फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी मतलब जो अभी भी शांत है और भविष्य में भी वो कभी भी एक्टिव नहीं रहेंगे, वो हमेशा शांत रहेंगे, उन्हीं को मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे एकांकागुआ एंडीज पर्वत में स्थित है एकांकागुआ। भारत के ज्वालामुखी बैरन द्वीप और नारकोंडम है। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि भारत के अगर ज्वालामुखी पूछे जाए तो कौन से हैं, तो बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। अब ये बात आप याद रखिएगा कि बैरन द्वीप कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय है, प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू, ये हवाई द्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोनोलोवा, ये हवाई द्वीप पे है। चलिए, ये भी आपने समझ लिया। अब हम लोग बाढ़ के बारे में देख लेते हैं। बाढ़ के बारे में, तो भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है, 40 मिलियन हेक्टेयर। ये कितना है, ये पूरे भारत का है। अब यूपी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है, तो 23 से 25 जिले लगभग इससे प्रभावित हैं, यानी लगभग 73.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इससे क्या है, यूपी में बाढ़ प्रभावित है। प्रभावित क्षेत्र यूपी में कौन है, तो पूर्वी और तराई का क्षेत्र है जो इससे प्रभावित है। प्रमुख नदियाँ, तो प्रमुख नदियों में राप्ती, घाघरा, गंगा, यमुना, ये वो नदियाँ हैं जो यूपी में बाढ़ के लिए जिम्मेदार नदियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप ये लोग याद रखना कि कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित है और कितना क्षेत्र प्रभावित है, कितने जिले प्रभावित है, कौन सी नदियाँ इन पे जिम्मेदार हैं। कारण क्या है, तो भारी वर्षा, गाद का बनना, वनों की कटाई, अचानक पानी का छोड़ना, नदियों का मार्ग बदलना और खराब जल निकासी के ही इनका मुख्य कारण बनता है बाढ़ का। यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसी को यूपीएसडीए कहा जाता है। ठीक है, जिला स्तर पर बाढ़ राहत और बचाव कार्य करता है। ठीक, केंद्र सरकार ने अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम फेज सेकेंड शुरू किया है, जिसमें 11 शहर शामिल हैं। इसमें यूपी के कानपुर और लखनऊ शहरों को शामिल किया गया है। ये 2024-25 लेटेस्ट डाटा अपडेट किया गया है, इम्पोर्टेंट है। ये नोट वाला डाटा आप लोग जरूर इसको फोकस किया करिए, इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अच्छे से यहाँ पे बाढ़ के बारे में भी देखी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। तो अभी भी बैच इसका यूपी लेखपाल का बैच रन है। ठीक है, तो यूपी लेखपाल के बैच में आपको 4 चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे, यानी 80 नंबर की तैयारी आप लोगों को करा रहे हैं। तो 20 नंबर कौन से होंगे, तो 20 नंबर में 10 नंबर की जो आपकी हिंदी है, हिंदी, और 10 नंबर की डीआई, ये हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। बाकी 80 नंबर में ये आपको 4 बुकलेटें पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्पेशल ये कंप्लीट हो चुकी है, ये अपलोड हो गई है एप्लीकेशन में। पर्यावरण पारिस्थितिकी का कंटेंट चल रहा है आपदा प्रबंधन का। ठीक है, ये इसी वीक में 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे पूरा। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर और इसमें समान अध्ययन में पूरा कंप्लीट जीके जीएस, ये चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे चल रही हैं। तो समान अध्ययन भी चल रहा है, इसमें इकोनॉमी कंप्लीट कर दी गई है। ठीक है, करंट अफेयर में बजट वगैरह की पीडीएफ अपलोड करा दी गई है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। जिस तरीके से आपका कंटेंट यहाँ हम दे रहे हैं, बिल्कुल इसी की पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध होती है। एप्लीकेशन जीएस रिव्यू के नाम से यह डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, वहाँ पे सारा आपको सिस्टम बताया गया है। ना समझ में आए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको डिटेल अवेलेबल हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन। अब भूस्खलन क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ढलान से चट्टान, मलबा या मिट्टी का नीचे गिरना भूस्खलन कहलाता है। ये देख सकते हैं आप इमेज में, ये भूस्खलन का ही पार्ट है। ठीक है,
भारत में लगभग 13 से 15% हिस्सा भूस्खलन से प्रभावित है। ये डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन से क्षेत्र भूस्खलन से प्रभावित है? चूंकि यूपी में तो भूस्खलन की स्थिति पैदा ही नहीं होती है, तो ये पूरे समूचे भारत को ले लिया, जहाँ पे यूपी से कनेक्ट होता है। हमने आपको ऊपर यूपी में बताया, बाढ़ वाले में यूपी में बाढ़ का प्रभाव रहता है, सूखे का प्रभाव रहता है, तो उसमें भी आपको डाटा मिला। अब इसमें कौन से हैं प्रभावित क्षेत्र? हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, असम और मणिपुर वाले जो क्षेत्र हैं, ये हमेशा लैंडस्लाइड से प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं। कारण क्या है? भारी वर्षा, सड़क निर्माण, खनन, वनों की कटाई, पहाड़ी पर अनियोजित निर्माण या ढलान की प्रकृति, ये सारा है। वायनाड भूस्खलन जो 2004 केरल का अब तक का सबसे बड़ा भारत में त्रासदी मानी गई है। जो 2004 में जो भूस्खलन केरल में आया था वायनाड में, वो सबसे बड़ा भूस्खलन के रूप में जाना जाता है। तो ये कर लिया लैंडस्लाइड के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं सूखा के बारे में। ठीक है, सूखा। तो सूखे के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो इसमें दोनों हमको परिप्रेक्ष्य देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें यूपी का भी देखना पड़ेगा, भारत का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में काफ़ी ऐसा क्षेत्र है जो सूखे से प्रभावित है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि लंबे समय तक सामान्य से कम वर्षा होने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्र लगभग 30 से 42% है। कितना? 30 से 42% है। ठीक है, यूपी में सूखा प्रभावित क्षेत्र लगभग 22 से 47 जिले ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हैं। इसमें ये आप डाटा याद रखा करिए, ये जो डाटा हम देते हैं कितने परसेंट कितने जिले, इसमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र, तो सूखे से बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वही प्रभावित है। महोबा, हमीरपुर, बांदा आदि इसमें प्रभावित क्षेत्र है। तो सूखे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में आपको ये 3 जिले याद रखने हैं, महोबा, हमीरपुर और बांदा। अब इसमें प्रकार की बात कर लेते हैं कि सूखे का जो प्रकार है वो किस तरीके से बांटा गया है। तो पहला है मौसम संबंधी, दूसरा है कृषि संबंधी, तीसरा है जल संबंधी। तो ये 3 टाइप हैं जो सूखे के लिए जिम्मेदार है। 3 तरीके के सूखे को प्रकार में बांटा गया है। जैसे अब मौसम संबंधी है, जब वर्षा औसत से 10% कम हो तब वो आ जाएगा मौसम संबंधी सूखा। कृषि संबंधी, जब मिट्टी में नमी की कमी हो, मिट्टी खराब हो जाए तब वो आ जाएगा कृषि संबंधी सूखा। जल संबंधी यानी हाइड्रोलॉजिकल क्या होगा? जब जल स्तर गिरता हो तब वहाँ पे आ जाएगा, यानी पानी की जब कमी हो तब वहाँ पे आ जाएगा जल संबंधी सूखा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे देखी कि यूपी में कितने जिले इससे प्रभावित हैं, भारत में कितना % क्षेत्र प्रभावित है, सूखा क्या होता है हम, और ये चीज़ आपने यहाँ पे देख ली कितने प्रकार का होता है। यूपी सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए चलाई जा रही योजनाएं, जैसे निःशुल्क बोरिंग योजना, यूपी कुसुम योजना। कुसुम योजना याद रखना, क्योंकि यहाँ पे लोग इसको गेस नहीं कर पाते हैं कि जो कुसुम योजना है ये सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंपों पे सब्सिडी देने का काम करती है। सीएम आपदा सहायता योजना। ठीक है, तो ये आपने सूखे के बारे में अच्छे से समझ लिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आपदा चक्र। अब सबसे पहले हम आपको स्लाइड दिखाते हैं जो हमने स्टार्ट करी थी। देखिए, हमने आप लोगों को ये चीज़ करवाई यहाँ पे। आपदा प्रकार वर्गीकरण में जितना डिटेल में था, भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, इसके प्रकार को कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम लोग आपदा प्रबंधन चक्र देख रहे हैं, इसके बाद ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा, अधिकतम 2 या 1 ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, लेकिन कोई भी डाटा इसमें आपको छूटेगा नहीं, ये भरोसा हम पे आप रखिएगा। ठीक है, कोई भी डाटा नहीं छूटेगा। ठीक है, जितना डाटा लिखा गया है सारा बेहतर तरीके। तो आपदा प्रबंधन चक्र हम लोग देख लेते हैं, आपदा प्रबंधन चक्र देखते हैं। ये है हमारा आपदा प्रबंधन चक्र। ठीक, आपदा प्रबंधन चक्र से क्वेश्चन आपसे पूछता है और इसको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। हमने बता दिया जितना भी हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, बेसिक भी लेके चलते, एडवांस लेवल तक लेकर के चलते हैं। तो आपदा प्रबंधन चक्र में देखते हैं, आपदा प्रबंधन केवल राहत नहीं, यह आपदा के पहले, दौरान और बाद की गतिविधियों का योग है। आपदा, ठीक, इसके बाद उसकी रिकवरी करी गई, फिर ठीक है, फिर नया उसका मिटिगेशन किया गया। ठीक है, तो ये आपदा प्रबंधन एक चक्र बताता है हमको। अब जैसे प्रकोप, हजार्ड, फिर शुभेद्यता, फिर आपदा आई। ठीक है, ये चीज़ तो हमने समझा। ठीक है, अब इस चक्र को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा
यहाँ पे नीचे समझने वाले हैं। जैसे यूपी गवर्नेंस में हम लोग जब देखते हैं तो आपदा प्रबंधन चक्र में जब हम लोग गांव के लेवल पे देखते हैं, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है वो बताता है कि जो ग्राम प्रधान होता है वो गांव का हेड होता है, ठीक है। और इसमें आपदा प्रबंधन के लिए गांव के हेड को जो मदद करता है, टेक्निकली सपोर्ट करता है, वो करता है लेखपाल, ठीक। तो गांव के स्तर पे कौन करता है? लेखपाल। जिले के स्तर पे कौन करता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। राज्य के स्तर पे कौन करता है? सीएम करता है। केंद्र के स्तर पे कौन करता है? पीएम करता है। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप गांव के स्तर पे समझ लो कौन कर रहा है, तो लेखपाल कर रहा है, ठीक। ये बात आपने यहाँ पे समझी। अब आपदा प्रबंधन के चरण, बस यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछता है। लड़के इसी में गड़बड़ी करते हैं और क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछता है, तो हमको यही चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन क्या है आपसे कि हम लोग इसी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछता भी है। देखिए, आपदा से पहले दो चीज़ें हमको देखनी है जब भारत आपदा प्रबंधन चक्र में, कि जब आपदा आती है भारत में, ठीक है, तो आपदा को हम लोग आपदा से बचने के लिए दो चीज़ें कंडीशन हमारे पास हैं। या तो आपदा से पहले हम लोग अलर्ट हो जाएं, या तो आपदा के बाद हम लोग अपनी तैयारी को और बेहतर कर लें, ठीक है। तो आपदा से पहले इसमें आपदा को रोकने, आप प्रभाव को कम करने और तैयारी करने पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो कि आपदा है उससे पहले ही हम लोग कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें पहले 3R चलता था, अब 3P मॉडल चलता है। पहले क्या चलता था? 3R। अब सरकार ने 3P मॉडल पे ध्यान दिया है। फुल फॉर्म इनके याद कर लेना, इसी से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें पूछेगा 3P में से दूसरे P का क्या मतलब है, या इनके फुल फॉर्म पूछ लेगा, फिर आप कंफ्यूज होगे। तो पहले जो 3R चलता था, तो 3R में मतलब था, 3R का मतलब था रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिस्टोरेशन, ये था 3R का मतलब। अब 3P का मतलब है प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस और प्रूफिंग, ये है इस समय 3P का मतलब। तो यही आपसे पूछेगा, ये याद रखिए, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, इसी से क्वेश्चन बनते भी हैं। और आपदा के बाद, मान लो आपदा से पहले आपने ये तैयारी करी, लेकिन आपदा के बाद की स्थिति क्या होगी? आप आपदा के बाद करोगे, मान लो इसके बाद भी आपदा आ गई, ठीक है, बाढ़ सूखा की स्थिति पैदा हो गई, तब आप क्या करोगे? तब सरकार के पास तरीका है 5R का। 5R का आपदा के बाद की स्थिति में तरीका है 5R का। तो 5R क्या है? तो 5R है रिलीफ, रिस्पॉन्स, रिहेबिटेशन, रिकॉन्ट्रैक्शन और रिकवरी, यानी राहत, प्रतिक्रिया, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और रिकवरी, ठीक है। इस तरीके से सरकार के पास ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो 3R ये जो है हमारा, 3P और 5R यहाँ पे हमने समझने का प्रयास अच्छे से किया। और इसी से क्वेश्चन आपदा प्रबंधन चक्र में बस आपको इतना ही समझना होता है। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही चीज़ है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जैसे आपदा के बाद में अगर स्थिति बनेगी तो हम लोग इस तरीके से समझा पाएंगे किसी को भी कि सर आपदा से पहले सरकार की योजनाएं जो चलती हैं वो 3R थी, अब उसको 3P में कन्वर्ट किया है। तो पूछेगा क्या? तो आप 3P के बारे में बताओगे और 3R के बारे में बताओगे, ये इसका मतलब है। लेकिन अगर आपदा आ गई तो उसके बाद क्या स्थिति है? तो उसके बाद हम लोग इस तरीके से समझ लेते हैं, ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। 5R है ना, तो एक और R हम लोग बना लेते हैं ये। तो पहला R का मतलब है राहत, पहला R का मतलब है राहत। फिर तुरंत हम लोग क्या करेंगे? प्रतिक्रिया देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पुनर्वास का व्यवस्था करेंगे, फिर उनके घर वगैरह पुनर्निर्माण की बात करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे रिकवरी करना चालू करेंगे। तो ये 5R इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देंगे आपदा प्रबंधन के बाद की स्थिति में, आपदा क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, संकट मैनेजमेंट के लिए। तो ये हमने यहाँ पे आपदा प्रबंधन चक्र के चरण को समझ लिया। अब हम लोग देख लेते हैं एक शब्दावली इसी से रिलेटेड है, DRR। DRR यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, तो आपदा जोखिम जो न्यूनीकरण है, तो ये क्या है? तो DRR का अर्थ व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से आपदा जोखिमों को कम करना है। आपदा जोखिमों को कम करना है। इसमें प्रधानमंत्री का 10 सूत्री एजेंडा शामिल है कि आपदा भाई सेंट्रल में देखो, आपदा प्रबंधन को इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ये है हमारा, ऊपर बैठे हैं PM,
ठीक है, मतलब कि ये केंद्र के लिए हो गया, केंद्र, फिर राज्य के लिए हो गया, फिर हो गया डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो केंद्र के लिए अध्यक्ष जो होता है उस संस्था का पीएम होता है, फिर सीएम होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता है, गांव में अगर देख लिया जाए तो प्रधान, और ये लेखपाल होता है इसका टेक्निकली। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ तो हम आपको आगे बताएंगे भी। तो आपदा प्रबंधन के लिए 10 सूत्री एजेंडा जो प्रधानमंत्री जी का है, तो ये चीज़ क्या है, तो इसके लिए सभी विकास क्षेत्रों में डीआरएम सिद्धांतों को शामिल करना। एक चीज़ याद रखना, ये जितने जो फुल फॉर्म हम बीच बीच में आप लोगों को बताते हैं इनको नोट करते जाना, ठीक है, इनको नोट जरूर करना। तो आपदा प्रबंधन से पहले आप कोई, जैसे आपदा प्रबंधन हमने पढ़ा, इंडेक्स वाला पार्ट आपका है, ये जैसे नोट्स आप प्रिंट कराओगे पीडीएफ लग जाएगी, तो जगह आपके कहीं ना कहीं होगी। तो जितने आपदा प्रबंधन से लगभग आपको टोटली अगर हम काउंट करें तो 20 से 22 फुल फॉर्म मिलेंगे, 20 से 22 फुल फॉर्म मिलेंगे। तो उन फुल फॉर्म को एक ही जगह पे मेंशन कर लेना, और उनको जैसे 3P का मतलब, 3R का मतलब, 5 का मतलब, 3R का मतलब क्या है, ठीक है, इस तरीके सबको लिख लेना। बस उनको आप अच्छे से 1-2 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछता है, तो उसको भी आपका काम बन जाएगा वहाँ से, ठीक। चलिए, तो 10 जो एजेंडा हैं, वो पहला है सभी विकास क्षेत्र में डीआरएम सिद्धांतों को शामिल करना, सभी के लिए जोखिम कवरेज करना, डीआरएम में महिलाओं का नेतृत्व कराना, वैश्विक जोखिम मानचित्रण, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना, विश्वविद्यालयों का नेटवर्क बनाना, सोशल मीडिया और मोबाइल तकनीकी का प्रयोग करना, स्थानीय क्षमता का विकास करना, आपदा से सीखना और अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया में सामंजस्य को बैठाना। ये जो तरीका है, ये जो पूरा सिद्धांत है, ये प्रधानमंत्री का 10 सूत्री एजेंडा के तहत आता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास। अब आपको जरूरत है इस चीज को देखने की, वो चीज आपको हम समझाते हैं। देखो, ये हमारे पास ये पूरा हम लोग इंडेक्स को ही फॉलो करते चल रहे हैं। देखो, आपको हमने पहले बताया है, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन हमेशा पढ़ने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है कि आपके पास उसका सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए, ठीक है। एक एक टॉपिक पे टिक लगना चाहिए, एक एक टॉपिक समझना चाहिए। आपदा प्रकार एवं वर्गीकरण सिर्फ नॉर्मल शब्दों में लिखा है, लेकिन 2 वीडियो सिर्फ इसी पे बन गए, एक वीडियो पूरा इसी पे हमने बना के डाला हुआ है, सारा हमने इसको एक्सप्लेन किया है, आपदा प्रबंधन का चक्र हमने पढ़ा दिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक, इतना कंप्लीट कर देंगे, फिर एक वीडियो में ये कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बिल्कुल हल्के में, इनको हवा में नहीं उड़ाना है। हम चाहते हैं कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इसके बाद आपको कहीं दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें हम कवर कराएंगे, ठीक है। इसके बाद 2 से 3 4 वीडियो में 5 में इसको हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी भी कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जितने नए यूजर हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए, तो अगले वीडियो में जल्दी हम लोग मिलते हैं। आप लोग प्ले लिस्ट चेक कर लिया करिए, हम लोग वीडियो को अनलिस्टेड भी करके रख लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।